दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हमारा पहला दिन है और पहले दिन हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ड विचार। जी हाँ दोस्तों, वर्ड विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हिंदी का और हिंदी की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, यहीं से बातें बनती हैं दोस्तों। और जैसे वर्ड विचार आप कंप्लीट करते हैं, देखिए वर्ड विचार का मतलब होता है, देखिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब आप इन सभी बातों को सीख जाओगे, समझ जाओगे, तब आप आगे बढ़ोगे और तब हम आएंगे शब्द विचार पर। ठीक है, तो जैसे हम लोग वर्ड विचार पढ़ रहे हैं, तब फिर वर्डों को मिला करके शब्दों का निर्माण होगा। तो हम लोग पढ़ा जाएगा शब्द विचार के बारे में कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द विचार के बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है वाक्य विचार। ठीक है, तब हम लोग वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आज की भी जो हमारी क्लास है वर्ड विचार पर ध्यान दीजिएगा। वर्ड विचार पर देखिए बहुत मैं डिटेल में क्लास लेने वाला हूं और वर्ड विचार पर मैं आपको ये पहली क्लास जो देने जा रहा हूं, इसमें मैं सिर्फ आपको स्वर के बारे में बताऊंगा। तो काफी टाइम लगेगा मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी बातें किया जाएगा कि कहां पर आपसे गलतियां होती हैं, कहां पर आपको कितना ध्यान देना चाहिए, उन सभी बातों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा कि हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह। वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं कहलाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे क्या? मतलब क के बाद प लिख दीजिए, प के बाद भ लिख दीजिए, भ के बाद म लिख दीजिए, क्या ये वर्णमाला है? नहीं। याद रखेगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब उनका एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम में लिखा जाएगा, तब जाकर के वर्णमाला कहा जाएगा। तो याद रखेगा, व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। देखिए, जब आप हिंदी पढ़ने आए तो आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। आपको सही उच्चारण करना है, आपको सही बातें बोलनी है, तब जाकर के चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, आपकी हिंदी विषय की नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है वर्णमाला। वर्णमाला में आते ही दोस्तों, अगर मैं हिंदी की बात करूं, वर्णमाला को एक साइड में रखता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी क्या है दोस्तों? अगर मैं हिंदी पूछूं तो आप कहोगे सर हिंदी एक भाषा है जो कि भारतीयों के द्वारा बोली जाती है। तो आपको तो पहले यह भी जानना पड़ेगा कि अगर हिंदी एक भाषा है तो भाषा का अर्थ क्या होता है। याद रखिए, भाषा जो शब्द है यह संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है। भास, और भास का अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। इसीलिए हिंदी क्या होती है? यह बोली जाने वाली एक भाषा है जिसमें हम बातचीत करते हैं। जो हम हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, यही क्या है? एक भाषा है। और किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी की भाषा है। ऐसे दोस्तों विदेशों में अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे अरबी भाषा है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, स्पेनिश भाषा है। ठीक है, तो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। चीन की भाषा जो मंदारिन है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चीन जो है, चीन की भाषा का नाम मंदारिन है, वो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये तो भाषा के बारे में बात रही दोस्तों। अगर भाषा के बारे में हम लोग जान चुके हैं तो आगे हमें यह जानना पड़ेगा कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इस दौरान मैं हिंदी में आपसे बातचीत कर रहा हूं और यही भाषा है। और इस बातचीत के दौरान आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, ढेर सारे वाक्यों के प्रयोग जब किए जाते हैं दोस्तों, तो उसी से एक भाषा का निर्माण होता है। एक शब्द से कोई भाषा नहीं बोलती। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हम, अब हम बोल के चुप हो गए तो कोई भाषा तो है नहीं। भाषा के लिए क्या होगा? याद रखेगा, किसी शब्द से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा वाक्य और एक वाक्य से भी काम नहीं चलेगा। आपको ढेर सारे वाक्यों का प्रयोग लगातार करना होगा, तब जाकर के भाषा का निर्माण होगा, तभी तो आप बोल पाएंगे। तो याद रखिएगा, यह होता है भाषा। भाषा के लिए जरूरी क्या है? भाषा के लिए जरूरी है वाक्य। ठीक है, अब देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसी सीढ़ी प्रेजेंट करना चाहता हूं जिससे आपको यह समझ में आए कि भाषा से कहानी शुरू होकर कैसे मैं वर्ड पे आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, इस भाषा को जोड़ना है किससे? इस वर्णमाला से। ठीक है, तो कैसे भाषा वर्णमाला से जुटेगा, आप इसे देखिए। देखिए, भाषा कैसे निर्माण होता है? आपने कहा कि ढेर सारे वाक्यों के प्रयोग से भाषा का निर्माण होता है। और वाक्यों का निर्माण कैसे होता है? तो छोटे छोटे उपवाक्यों से मिलकर के क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। किससे बनते हैं? वाक्य किससे बनते हैं? उपवाक्यों से मिलते हैं। और ये उपवाक्य किससे बनते हैं? ये शब्दों से बनते हैं। क्या याद रखेंगे? शब्दों से। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों ऊपर सबसे साइड। सबसे पहले देखिए, याद रखिए, भाषा होती है। ठीक है, भाषा किससे मिलकर बनती है? तो वाक्य से मिलकर बनती है। वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? तो उपवाक्य से मिलकर बनते हैं। और उपवाक्य किससे मिलकर बनते हैं? तो याद रखेगा दोस्तों, ये शब्दों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? ये शब्दों से मिलकर बनते हैं। और शब्दों के अगर आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो शब्दों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? इसी के बीच में कभी कभी एक चीज और आता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पदबंध। क्या बोलते हैं? पदबंध। मैं आगे आऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये पदबंध क्या होता है।
ठीक है, पदबंध आता है और इस शब्द को पद नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसके आगे आएंगे दोस्तों तो यहां पे अक्षर की बात आती है और यहीं पे स्टॉप नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि अक्षर पे जाकर के बातें समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अक्षर पे बातें नहीं समाप्त होती हैं, अक्षर के नीचे भी जाने पर आपको एक और चीज मिलता है जिसका नाम है वर्ड, ठीक है। तो अब आपके सामने एक बड़ा संकट भरा प्रश्न खड़ा हो गया कि सर ये अक्षर और वर्ड, इसको तो हम हमेशा एक ही मानते थे, लेकिन यहां पर अलग कैसे है, ठीक है। क्या दोनों में अंतर है क्या? जी हां दोस्तों, याद रखिए इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अक्षर और वर्ड में बहुत अंतर है। याद रखिए अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि एक लाइन में मुझे बताइए कि अक्षर का मतलब क्या होता है और वर्ड का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं वर्ड की, ध्यान से समझिएगा, मैं सबसे पहले लास्ट की बात करूं वर्ड की। अगर आपसे मैं बोलूं वर्ड क्या होता है तो आप बताइएगा सभी स्वर, जितने स्वर होते हैं क्या है, याद रखिएगा सभी स्वर ये वर्ड कहलाते हैं। और साथ ही साथ जो व्यंजन रहित स्वर हैं, सॉरी जो स्वर रहित व्यंजन है, क्या है? स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। स्वर रहित मतलब क्या होता है? देखिए व्यंजनों का निर्माण स्वर के मिलने से होता है, तो स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं क के नीचे हलंत लग गया, तो ये क क्या है? ये पूरा क नहीं है। पूरा क में क्या होता है? पूरा क में आप पढ़ते हो कि क के साथ अ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब क के साथ अ का प्रयोग किया जाता है तब जाकर क्या बनता है? क बनता है। तो ये क क्या है? याद रखिएगा ये क अक्षर है, क्या है? ये क अक्षर है। और ये जो हलंत वाला क है, याद रखिएगा ये क्या है? ये क क्या कहलाता है? ये वर्ड कहलाता है, ठीक है। ये वर्ड कहलाता है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई अक्षर की परिभाषा पूछे तो बताएगा सभी स्वर, अक्षर में भी देखिए सभी स्वर आते हैं, वर्ड में भी सभी स्वर आते हैं। स्वर यहां पर क्या है? कॉमन है, तो सभी स्वर। और याद रखिएगा क्या हो जाता है यहां पर? स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन ये क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। मतलब ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला ये वर्ड है और ये क्या है? ये अक्षर है, क्योंकि इसमें स्वर भी शामिल है और इसमें जो है स्वर सहित व्यंजन भी शामिल है, तो इसको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब आप एक एक बातों पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। और वैसे आप अगर हिंदी पढ़ने आ गए हैं तो बस आप चिंता छोड़ दीजिए, बस आंख मूंद कर कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, समझते जाइए। हर एक चैप्टर का मैं निचोड़ आपको दूंगा और इत्मीनान से आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भी बातों को पढ़ते हैं। तो देखिए जितनी बातें मैंने अभी बताई उसी बातों को यहां पर लिखा जा रहा है। लिख रहा है भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, अगर कभी परीक्षा में पूछे कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है तो क्या बताएंगे? वाक्य होती है। विश्वास नहीं होता, इस पहले प्रश्न को आप अपने किसी मित्र से पूछ के देखना और उससे पूछना भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपका मित्र आपको जवाब देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है, ठीक है। या तो वर्ड बोलेगा या तो अक्षर बोलेगा, और ये दोनों ही क्या है दोस्तों? याद रखेगा ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। वर्ड और अक्षर की बात यहां पर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी के बारे में मालूम नहीं होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा जब कभी भाषा की बात करेगा तो भाषा की छोटी इकाई क्या मानी जाती है? वाक्य माना जाता है, न कि वर्ड माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, और पदबंध से छोटा होता है पद या शब्द कोई, और पद सबसे छोटा होता है क्या? अक्षर, ठीक है। और अक्षर से भी छोटा क्या होता है? वर्ड होता है। अक्षर से भी छोटा क्या होता है? वर्ड। और मैंने आपको साधारण तौर पर जो है बता दिया कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। कब वह आप वर्ड बोलेंगे, कब आप अक्षर बोलेंगे। अगर आप इतनी छोटी सी बात याद रखते हो, याद रखिए क में अ जुड़ करके क्या बनता है? क बनता है। तो यहीं से आप पकड़ सकते हो कि यह क क्या है? ये अक्षर है, ये क अक्षर है। और ये वाला क क्या है जिसके नीचे हलंत लगाया है? ये क क्या कहलाता है? ये वर्ड कहलाता है। इतनी बातें अगर आप याद रखते हो तो नो डाउट आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट लिख रहा है कि यहां पे क्या लिख रहा है? व्याकरण। देखिए व्याकरण के मतलब क्या होते हैं? देखिए व्याकरण जब आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सामान्य हिंदी या फिर हिंदी व्याकरण, तो दूसरा शब्द जो आपके सामने आता है वो आता है व्याकरण, ठीक है। ये व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण जो है कई इसको खंडों में बांटा जाता है। जब इसको तोड़ करके अलग करेंगे, आपको मैं संधि विच्छेद आगे बताऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा। जैसे वी धन आ धन कर धन अन, कभी कभी दोस्तों इस कर धन अन को एक साथ लिखा जाता है और यहां लिखा जाता है करण, ठीक है। तो क्या हो जाता है? यहां पे हो जाता है वी धन आ धन करण बराबर क्या हो जाता है? व्याकरण हो जाता है, ठीक है। अगली पॉइंट में लिख रहा है दोस्तों आपको यह भी जानना पड़ेगा कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए भली प्रकार से समझना या भली भांति समझना, ये क्या कहा जाता है? ये व्याकरण कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद करते जाइए, समझते चलिए। बहुत डिटेल में दोस्तों हम लोग हिंदी को कवर करेंगे और बिना किसी डाउट के हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं और अगला हमें जो बातचीत करना है ये है परिभाषा। देखिए व्याकरण के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिभाषा उसकी क्या है। ठीक है, तो परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए। अभी हमने समझा कि व्याकरण को तोड़ करके कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वी धन आ धन कर, या फिर कभी कभी कर्ण भी मिलता है, या फिर कर धन अन मिलता है, इस तरह से उसका विच्छेद किया जाता है। आगे देखते हैं कि व्याकरण कहते किसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि व्याकरण कहते किसे हैं। देखिए लिख रहा है परिभाषा इसकी कि व्याकरण यह ग्रंथ है या वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा से शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। यानी ये जो व्याकरण होता है, जैसे हम लोग जनरली बोलते रहते हैं कि हिंदी बोलते समय या फिर इंग्लिश बोलते समय बहुत सारा ग्रामेटिकल एरर होता है, यानी उसमें बहुत सारी व्याकरणिक अशुद्धियां होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते। तो व्याकरण क्या होता है, याद रखिएगा, किसी भी भाषा से शुद्ध उच्चारण, जो उसका शुद्ध उच्चारण होता है, उसका जो शुद्ध लेखन होता है। जैसे अगर लेखन की बात करें तो आप जनरली पढ़ते होंगे उज्जवल, बहुत ज्यादा लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है। ये वर्तनी शुद्धि में क्या द्वारा जब आप पढ़ते हो चैप्टर को तो आपको पता चलता है कि उज्जवल में यहां पर जो दोनों ज है ना, ये क्या होते हैं, आधा होते हैं, तो उज्जवल कुछ ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है लेखन संबंधी अशुद्धियां, या फिर उनके प्रयोग संबंधी ज्ञान का अभाव। अगर उनके प्रयोग संबंधी ज्ञान का अभाव होगा तो भी वहां पर व्याकरणिक अशुद्धि मानी जाएगी, और ये जो है यहां पर भाषा शुद्ध नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट लिख रहा है दोस्तों कि अगर हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो याद रखिए व्याकरण को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है आपका वर्ड विचार, दूसरा है आपका शब्द विचार, और तीसरा आपका वाक्य विचार। ठीक है, ये तीनों 3 चैप्टर हैं। ये तीनों 3 चैप्टर है जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं व्याकरण का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्ड विचार। वर्ड विचार के अंतर्गत दोस्तों वर्णों की बात करते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की बात करते हैं, और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की बात करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ा जाएगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का जो है व्यंग्यात्मक रूप। ठीक है, तो ये सभी तथ्य हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो वाक्यों के बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी हमारी टॉपिक वर्ड की है, तो एक बार कवर कर लेते हैं कि वर्ड में हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आपने अभी क्या सीखा, आपने व्याकरण के बारे में सीखा कि मौखिक रूप में भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है क्या होती है। देखिए यहां पर रूप कैसा दिख रहा है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वो भी मौखिक रूप में। देखिए अलग अलग रूप है। मौखिक रूप यानी जब हम किसी से मौखिक वार्तालाप करते हैं, लिखित रूप यानी जब किसी को लिख करके दिया जाता है लिखित रूप से। ठीक है, तो जब मौखिक रूप की बात करेगा तब ध्वनि आएगा, और जब लिखित रूप यानी लिखने की बात करेगा तो लिखने में ध्वनि की बात नहीं आती है। लिखने में किसकी बात आती है, वर्ड की बात आती है। और अब आप समझ चुके हैं कि वर्ड क्या होता है। मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस बता दिया कि वर्ड और अक्षर में क्या अंतर होता है। ठीक है, कब कहते हैं, मैंने आपको सिंपल बताया। हमेशा याद रखेगा कि क में जब अ जुड़ता है तो याद रखेगा ये क बनता है, और एक क क्या होता है, ये अक्षर माना जाता है। ठीक है, और जिस क के नीचे हलंत लगा है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये पूरा का पूरा इसको माना जाता है वर्ड। यहां पर इसे वर्ड माना जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा दोस्तों। लिख रहा है ध्वनि अथवा वर्ड की सबसे छोटी इकाई ये क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। ठीक है, वर्ड की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हम अपनी कहानी को वर्ड से नहीं, हम अपनी कहानी को स्वर से शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम लोग स्वर पढ़ा जाएगा फुल डिटेल में, फिर हम लोग व्यंजन पढ़ा जाएगा, तब जाकर के आगे की बातचीत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्वर के बारे में क्या कहना है। स्वर के कहने से पहले देखिए हर बात को मैं 2-3 तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। एक एक पॉइंट से आपके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया परीक्षा में कि वर्ड की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। वहां पर आपको स्वर भी मिल सकता है, वहां पर आपको अक्षर भी मिल सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड की छोटी इकाई क्या है, स्वर कहलाती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन यहीं पे आएगा, तो याद रखेगा ये हो जाएगा। लिख रहा है ध्वनि। ध्वनि क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई या जो लघुत्तम इकाई है उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। या मौखिक रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। किंतु क्या लिख रहा है, कह रहा अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए, अर्थ के आधार पर, तो भाषा की छोटी इकाई बदल जाती है। मौखिक आधार देखेंगे तो कुछ और होगा, अर्थ के आधार पर देखेंगे तब क्या माना जाता है, तब भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द मानी जाती है। जबकि
याद रखिएगा। जबकि एक अन्य आधार पर अगर पूर्ण इकाई के रूप में माने तो पूर्ण इकाई हमेशा वाक्य को माना जाता है, क्योंकि वाक्यों से ही हमें किसी बात का पता चलता है, ठीक है, शब्दों से नहीं, वाक्यों से पता चलता है। तो जब कभी पूर्ण इकाई की बात आती है तब वाक्यों की बात आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा दोस्तों वर्ड विचार। वर्ड विचार से ही शब्द विचार बनते हैं, शब्द विचार से पद विचार बनते हैं, और पद विचार से वाक्य विचार बनते हैं। कुछ और महान लोग इसको छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं। ये वर्ड विचार दोस्तों यहां पर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है वर्ड या ध्वनि, दूसरा होता है अक्षर। समझ में आ गया ना? वर्ड या ध्वनि या फिर अक्षर, ठीक है। इसके बाद बनता है दोस्तों शब्द। तो शब्द भी दो भागों में बट गया, एक होता है शब्द, दूसरा होता है पद, ठीक है। ये भी आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तीसरा होता है दोस्तों पद विचार में पद बंधन पढ़ते हैं, पदबंध पढ़ते हैं, और उसके बाद वाक्य विचार में उपवाक्य, वाक्य पढ़ा जाता है, और सबसे अंतिम में आता है भाषा, ठीक है। तो ये एकदम डिटेल पैराग्राफ है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक एक बात जो आपको नोट करके अपने दिमाग में रखना है, वो बात क्या रखना है कि ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड करना संभव नहीं होता है। यानी ध्वनियों का खंड नहीं हो सकता, यह सबसे छोटी इकाई है। किसकी? चाहे भाषा की, और भाषा की कब? मौखिक रूप से जब पूछेगा तब। देखिए जब आप इंडिविजुअल पढ़ रहे होते हैं हिंदी, तो वहां पर आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो आगे लिख रहा है दोस्तों, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती? ध्वनियां। इसको आप नोट करके रखेंगे, फाइनल पॉइंट है। इसके बाद मैं ध्वनि के ऊपर कोई बातचीत नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा वर्ड क्या होता है, जो हम लोगों ने सीखा उसके बारे में। वर्ड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। जैसे अगर हमने क के नीचे हलंत लगा दिया, अब इससे छोटा क क्या लिखेंगे? इसी को तो आधा क पढ़ते हैं, इससे छोटा क नहीं हो सकता, यानी यही क्या है? वर्ड है। जैसे अ तो वैसे भी छोटा है, आ तो वैसे भी छोटा है। तो याद रखें दोस्तों, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्ड। अक्षर में क्या होता है? लिख रहा वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। और अक्षर में याद रखेगा, अक्षर में याद रखेगा, अक्षर में आप इन्हें, ये तो एग्जाम्पल दे दिया, अक्षर में आप रख सकते हैं क, ख, ग, घ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिए, यानी स्वर युक्त जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को अक्षर कहा जाता है। इतनी बातें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हमारे सामने आती, लिपि। ये लिपि क्या होता है? याद रखिए, हर भाषा को लिखने की अपनी लिपि होती है, यानी उसके लिखावट का अपना एक तरीका होता है, उसी को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा में जो लिपि है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी लिपियों का उल्लेख मिलता होगा, जैसे ब्राह्मी लिपि, जैसे खरोष्ठी लिपि, जैसे आर्मेयिक लिपि, जैसे हड़प्पा काल की लिपियों को बृहस्तोत्पादन लिपि भी कहा जाता था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी लिपियां होती हैं, यानी उनमें एक ही शब्द के अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिपि है, लिख रहा भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है, ठीक है। पढ़ता लिखेगा, उसे लिखना भी पड़ता है। उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहा जाता है। उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है दोस्तों? तो याद रखेगा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, ये तो आपको जनरल पता है। देखिए मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, बस आपको क्या करना है? पूरा क्लास ईमानदारी से अटेंड करना है। परिभाषा कर वर्णों के सार्थक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि जब तक एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध समूह नहीं होगा तब तक वर्णमाला उसे नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है। अगर इनका अव्यवस्थित समूह आपको देखने को मिलता है तो वहां पर वर्णमाला बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है। नोट, अब आप देखिए क्या नोट निकलता है। एक बात तो आप जानते होंगे, अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? टोटल अक्षर की बात कर रहे हैं तो कुल अक्षरों की संख्या, कभी ये मत बोलिएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, ना, याद रखेगा क्या बोलेंगे? हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? तो याद रखेगा 52 है। कितनी है? 52 रखेगा। और इसी तरह आप अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। इसको भी याद रखेगा, ठीक है। कर पंडित
पंडित कामता प्रसाद के अनुसार उन्होंने क्या माना है, कुल 44 वर्ड माने हैं दोस्तों। 44 कैसे माने हैं, याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसे जोड़ देते हैं, जो है आगत वाले होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। यहां पे जो कामता प्रसाद जी हैं वो इन अक्षरों को नहीं जोड़ते हैं, इसलिए यहां पर संख्या कितनी होती है, 44 होती है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वर्ण और अक्षर के बारे में तो आप याद रखेंगे ना। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर एवं स्वर रहित, क्या लिखा है, रहित। स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, और स्वर और स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाता है, यह अक्षर कहलाता है, ठीक है। और इसी प्रकार वर्णों को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। अब हमें पढ़ना स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। लिख रहा है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। वर्ण ऐसे होते हैं दोस्तों, वर्ण में खास करके स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, वह स्वतंत्र होते हैं, वो किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन अगर आप क की बात करेंगे तो क में क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, क में अ जुड़ा होता है, ठीक है, तब जाकर के क का निर्माण होता है। तो क में क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता, ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो याद रखिए, जो व्यंजन होते हैं ना, ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनके अंदर स्वतंत्रता नहीं होती। वहीं अगर स्वरों की बात करेंगे तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और वो किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें स्वर कहा जाता है। एक अक्षर आप पढ़ते होंगे स्वर में, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं अंग और अ, क्या पढ़ते हैं, अंग और अ, ठीक है दोस्तों। अंग और अ को हम लोग, अभी आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, इन्हें कहा जाता अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब क्या है, याद रखिए, न तो इन्हें स्वर में रखा जाता है, न तो इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, इसीलिए इनको नाम दिया गया अयोगवाह। क्यों, क्योंकि अगर अंग की बात करेंगे तो अंग के साथ अ और न दोनों का प्रयोग आ रहा है, अ के साथ अ और ह दोनों का प्रयोग आ रहा है, और अ होता है स्वर, ह होता है व्यंजन, अ होता है स्वर, न होता है व्यंजन। ऐसे में ये न तो स्वर की कैटेगरी में आ रहा है, न व्यंजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये ऐसे हैं जो इन दोनों में गिने जाते हैं। इसीलिए कभी अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आप देखेंगे तो स्वरों की संख्या में इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वहां पर क्या होता है, याद रखेगा, क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है अ, आ, छोटी ई, बड़ा ई, उ, री, ए, ओ और अ। याद रखिएगा टोटल संख्या कितनी है, 11। इसके बाद हम लोगों ने अंग और अह को छोड़ दिया, वो इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि अयोगवाह में ये कहलाते हैं, और अयोगवाह ऐसे होते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन केवल स्वर में नहीं माने जा सकते या केवल व्यंजन में भी नहीं माने जाते। इसलिए दोस्तों इन दो को छोड़ दिया जाता है और इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वो जो 52 आता है ना, वहां पे भी इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। नोट देखिएगा दोस्तों, क्या होता है, आपको पता है री के बारे में दोस्तों। जो री आज है ना, एक छोटा री होता है, एक बड़ा री होता है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, छोटा अ बड़ा आ, ठीक है, छोटा ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ। उसी तरह री भी दोस्तों याद रखेगा, छोटा री और बड़ा री भी होता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। संस्कृत भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर री के दो प्रकार होते हैं, एक छोटा री, एक बड़ा री। वहां पर एक ली भी होता है, वहां पर क्या होता है, एक और शब्द होता है ली, जिसको पढ़ते हैं लिट लकार, ठीक है, तो इससे बनता है ना। तो याद रखिएगा ली, ये भी छोटा और बड़ा दोनों होता है, लेकिन हिंदी में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ली छोटा वाला, ली बड़ा वाला और री जो है बड़ा वाला, इन तीनों को यहां से हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, करा री का दीर्घ रूप क्या होता है, इस तरह बड़ा री बनता है, ठीक है, परंतु यह केवल संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होता है, हिंदी भाषा में केवल इसकी मात्रा प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी शामिल किया जाता है, जो केवल अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता है, जैसे आ, क्या बोलते हैं, ओ। अब देखिए ओ वाला जो शब्द है, ओ में क्या होता है, आपका होठ एकदम गोलाकार हो जाता है, और कब ओ का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप समझिएगा, मेथड समझिए। देखिए क्या होता है, अगर मैं बोलूं दोस्तों राम, अगर मैं बोलूं राम, तो याद रखिए राम के कंडीशन में राम आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, राम आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, याद रखिएगा राम आप ऐसे लिखोगे। या अगर मैं बोलूं और कुछ बोलूं, अब देखिए राम के बाद अगर मैं बोल दूं रॉय, ठीक है, क्या बोल दूं, ROY, यहां पे क्या कर दिया, रॉय कर दिया, तो रॉय आप कैसे क्या लिखेंगे, अब रॉय को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, राय को ऐसे नहीं लिखा जाता। ध्यान दीजिए, कुछ लोग राय ऐसे लिखते हैं ना, ये राय दूसरा है, ये वाले राय की मीनिंग आप निकालते हो RAI, ये होता है राय, ठीक है, ये राय दूसरा है। अगर आप ये लिख रहे हो ना, आर के बाद ए नहीं, आर के बाद ओ आया है, यानी अंग्रेजी में जब कभी भी किसी भी
जो अल्फाबेट के बाद ओ आ जाए तो वहां पे जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, ओ का आता है, जैसे रॉ। जैसे अगर आप देखिए, आप पढ़ते हो कॉलेज, कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, कॉलेज, देखिए कॉलेज में स्पेलिंग ये बनती, ठीक है, COLLEGE, ठीक है। अब कॉलेज हो गया ना, तो यहां पर देखिए ओ आया, इसीलिए आपको क्या करना होता है, कॉलेज में ऐसे लिखना पड़ता है, जल्दीबाजी में लोग गलत लिखते हैं, इसलिए मैं आपको यहां समझा रहा हूं, ठीक है। ये होता है कॉलेज। इसी तरह आप देखिए हॉस्पिटल, HOSPITAL, ठीक है। तो याद रखेगा H के बाद O आया तो वहां हॉस्पिटल में भी क्या करेंगे, याद रखेगा हॉस्पिटल में भी आपको लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखा जाता है दोस्तों हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो गलत करते हैं, ठीक है, जो गलत करते हैं, याद रखें यहां पर ये आपको हॉ पकड़ना है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। तो मतलब समझ रहे होंगे ना, ये जो अ होता है ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ एक आगत स्वर माना जाता है, जो हिंदी भाषा में तो नहीं है लेकिन आगत है। आगत मतलब कहीं और से आ गया है, ठीक है, ये इसका अर्थ निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। लिख रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहला टाइप कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे थोड़े बहुत नहीं दोस्तों, कम से कम 7 से 8 प्रकारों का मैं आज वर्णन करूंगा, और आज ही इस चैप्टर का द एंड भी करूंगा, ठीक है। तो स्वरों का जो वर्णन है, वर्गीकरण है, अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, उत्पत्ति का तात्पर्य क्या है, जहां से पैदा हुए हैं, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, उस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो याद रखेगा 2 भागों में। कितने भागों में, इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक कहा जाता है मूल स्वर, एक को क्या कहा जाता है दोस्तों, एक को नाम दिया जाता है मूल स्वर और दूसरे को नाम दिया जाता है संधि स्वर का, ठीक है। मूल स्वर और संधि स्वर, ये मूल स्वर का एक नाम और है। देखिए किसी भी चीज के जितने नाम है वो सब नाम आपको याद करना होगा, क्योंकि परीक्षा में आज मान लो आप मूल स्वर पढ़ के चले गए, कल आपसे एकल दे दिया, आप कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था। याद रखे मूल स्वर का ही दूसरा नाम क्या है, एकल स्वर है। मैं ऐसे जितने भी नाम होंगे उन सभी नामों पर चर्चा भी करूंगा, ठीक है। तो याद रखेगा मूल स्वर या एकल स्वर एक ही बात है। अब ये क्या होते हैं, याद रखेगा ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता, वो अकेले बने होते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपको बनाना है आ तो कैसे बनाओगे। अब आपको पता है कि आ बनाने के लिए अ धन अ मिलता है, तब आ मिलता है, तब आ बनता है। यानी यहां पर ये अकेले नहीं है, यहां पर क्या हुआ, एक और आ को जोड़ना पड़ा, तब जाके आ का निर्माण हुआ। इसका तात्पर्य है कि मूल जो वर्ण होते हैं, मूल जो स्वर होते हैं वो अकेले वाले होते हैं। यानी जो याद रखिए अ, अब अ के ऊपर तो किसी का योगदान नहीं है, छोटा ई इसमें किसी का योगदान नहीं है, छोटा ऊ किसी का योगदान नहीं है, री इसमें किसी का योगदान नहीं। तो याद रखिए ये जो 4 होते हैं दोस्तों, ये 4 क्या कहलाते हैं, ये मूल स्वर कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके निर्माण में किसी अन्य के योगदान की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मूल स्वर, ठीक है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 4 है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे, 4 बताएगा। आप देखिए किसी चीज को रटने का प्रयास मत करिए, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं क्यों ये 4 ही हैं। क्योंकि अगर आप ई की बात करेंगे, बड़ी ई की, ये देखिए मिस्टेक है, बड़ा ई नहीं होगा यहां पे, ये मिस्टेक है, याद रखेगा। यहां पे क्या होगा, अ होगा, छोटा ई होगा, छोटा ऊ होगा और री होगा। देखिए क्या फर्क पड़ता है, कहीं अगर मिस्टेक भी होगा तो हम इतने प्रेम से पढ़ेंगे कि एक एक चीज हमें क्लियर होगा, ठीक है। याद रखेगा ये हमेशा छोटे होते हैं, अगर बड़ा ई यहां पे ले लेता तो क्या दिक्कत होता, तो बड़ा ई क्योंकि वह संयुक्त माना जाता है इसलिए उसको यहां पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनमें किसी अन्य वर्ण का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संधि स्वर के बारे में पढ़ते हैं। संधि स्वर को भी एक और नाम दिया जाता है संध्य। क्या दिया जाता है, संध्य। ये संध्य स्वर क्या होता है, एकदम मूल स्वर के अपोजिट, मूल स्वर में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता था, यहां अन्य वर्णों का योगदान होगा। जैसे अगर आ का निर्माण करना हो तो यहां पे अ धन अ होगा, अगर बड़ी ई का निर्माण करना हो तो यहां 2 बार छोटी ई लिखनी पड़ेगी, अगर बड़ा ऊ बनाना हो तो 2 बार छोटा ऊ बनाना पड़ेगा। ए भी याद रखेगा, अ के साथ जब ई का प्रयोग करते हैं, अ के साथ ई का प्रयोग करते हैं तो ए बनता है, और अ के साथ अगर ए का प्रयोग करते हैं तो ए बन जाता है। अ के साथ ऊ का प्रयोग करेंगे तो ओ बनेगा, और अ के साथ ओ का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। याद रखेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये वो पॉइंट हैं जहां पर आपसे गलतियां होती हैं। इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन सा, आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर
ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। कितना हो गया? 7। याद रखेगा यहां पर संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वो 7 कौन कौन से मैंने आपको एक बार में यहां पे बता दिया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताएं, ठीक है। ये होता है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन, 2 प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रकार देखते हैं, ठीक है। आगे कुछ लोग बताते हैं मात्रा के आधार पर, ठीक है। जैसे जैसे मात्रा लगती है उस मात्राओं के आधार पर भी दोस्तों यहां पर विभाजन किया गया स्वर का। कभी कभी मात्रा के आधार पर कहा जाता है, या कभी कभी जो हम उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं, इस उच्चारण के आधार पर भी कहा जाता है। और मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद माने गए। कितने भेद? 3 भेद माने गए। वो 3 भेद कौन कौन से हैं याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने भेद हो गए दोस्तों? यहां रखिएगा 3 भेद, ठीक है। और ये दूसरा टाइप है। कौन सा टाइप है? दूसरा टाइप। अब वो 3 भेद कौन है? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। अब देखिए उच्चारण, अब देखिए कहा जाता है कि उच्चारण में, किसी भी वर्ड के उच्चारण में यदि कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व कहा जाता है। अगर ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, यानी जैसे आपने बोला अ तो कम समय लगा, आपने बोला आ तो अ की अपेक्षा आ में 2 गुना समय लगता है। आपने बोला ई तो कम समय लगा, आपने बोला ई तो ज्यादा समय लगा, आपने बोला ऊ तो कम समय लगा, आपने बोला ऊ तो क्या हुआ? ज्यादा समय लगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जब कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो याद रखेगा जहां ज्यादा समय लगता है वो सब दीर्घ में आते हैं, जहां कम समय लगता है वो सब कहां आते हैं? याद रखेगा वो सब ह्रस्व में आते हैं। एक बार कल्पना करो, जो हमने पढ़ा था मूल स्वर के बारे में, जो हमने पढ़ा था मूल या एकल स्वर के बारे में, वो अकेले थे तो कम समय लगता, जाहिर सी बात है। और बाद में संधि स्वर में दुकेले हो गए भाई, अ और अ मिला तब आ बना, तो जाहिर सी बात है 2 गुना समय लगेगा वहां पे। तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब खिसक के आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। तो जो आपने पढ़ा वो सब सही पढ़ा। जो आपने, अब देखिए आपने अभी पीछे क्या पढ़ा? आपने पीछे पढ़ा मूल स्वर के बारे में। देखिए वहीं से बांटते हैं मूल स्वर, ताकि आपको मिलाते चलता हूं मैं, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा संधि स्वर, ठीक है। अब इसमें पढ़ा दोस्तों मूल की संख्या कितना पढ़ा? 4 पढ़ा, संधि की संख्या 7 पढ़ा। मूल में पढ़ा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री पढ़ा, ठीक है। यहां पे क्या पढ़ा? यहां पे पढ़ा आ, बड़ा ई पढ़ा, बड़ा ऊ पढ़ा, ए पढ़ा, ऐ पढ़ा, ओ पढ़ा और औ पढ़ा, ठीक है। इतना पढ़ा और ये संख्या हो गया कितना? 7, ठीक है। 7 हो गया, ये संख्या हो गया 4। दोस्तों यही 4 जो आपने वहां पे पढ़ा और ये वाले 7 जो आपने पीछे पढ़ा, इसी का ही एक दूसरा नाम है, याद रखेगा। यही सब काउंट किए जाते हैं ह्रस्व स्वर में। क्या? ह्रस्व स्वर में। क्यों? याद रखेगा ये तो अकेले हैं ना, तो जब अकेले हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको बोलने में कम समय लगेगा। और ये सब के सब दुकेले हैं। दुकेले मतलब, अरे आ का निर्माण तो अ धन अ से हुआ है, ठीक है। ई का निर्माण तो किससे हुआ? ई धन ई से हुआ है। तो याद रखेगा जब ये दो हैं तो याद रखेगा इनके बोलने में तो ज्यादा समय लगेगा ना, इनके बोलने में तो ज्यादा समय लगेगा ना। तो याद रखेगा दोस्तों, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ते चलिए, एक एक पॉइंट पढ़ते चलिए, ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा? अ धन उ बराबर क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। और औ का क्या हो जाता है? अ धन ओ बराबर क्या हो जाता है? औ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये वाले जो हैं इन्हीं को ह्रस्व कहा जाता है, और जो संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इन्हीं को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर नाम दिया जाता है। कुछ भी अलग नहीं है। जैसे वहां पर मूल स्वर 4 था, वैसे यहां पर भी क्या है? ह्रस्व स्वर भी 4 है। जैसे वहां पर जो है संधि स्वर आपका कितना था? 7 सा, उसी तरह यहां पर क्या है? दीर्घ स्वर आपका क्या है? 7 है। अब देखिएगा अभी आगे, ठीक है। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, अब देखिए ये कहा गया ह्रस्व को कहा गया एक मात्रिक। अब जब एकल हैं तो एक मात्रिक, जब 2 हो गए तो द्विमात्रिक, और प्लुत में आ जाएगा त्रिमात्रिक। एक और नाम है, क्योंकि ह्रस्व वाले छोटे हैं इसीलिए लघु कहा जाता है, दीर्घ वाले बड़े हैं इसीलिए गुरु कहा जाता है। इनको मूल भी कहा जाता है, इनको प्राथमिक भी कहा जाता है, इनको छोटा भी कहा जाता है, इनको बड़ा भी कहा जा सकता है, इनको द्वितीयक भी कहा जा सकता है, इनको मिश्रित भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मिक्स होके बने। तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह के नाम देते हैं। नाम को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेथड पकड़ना है। अगर आपने मेथड पकड़ लिया तो चीजें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है दोस्तों? याद रखिए प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, जिसमें ज्यादा समय लगता है। आपके पास एग्जाम्पल कम होता है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं प्लुत स्वर में। जैसे आपने पढ़ा होगा बाप रे बाप, तो एक यहां पर क्या हो रहा है? अब देखिए बाप रे अलग तो लिखते नहीं, एक साथ। जब कभी कोई बच्चा रोता है, ठीक है, रोता है, या जब कोई गाता है सा रे गा मा,
तो यहां क्या है, उसका लय नहीं टूटता है। और जब कभी ऐसा होता है तो वहीं पे आता है प्लुत स्वर, यानी रोना, गाना, चिल्लाना, ठीक है, ये सब में क्या होता है, याद रखिए यहां पे आता है प्लुत स्वर, ठीक है, माई रे माई, ठीक है, तो यहां पे क्या आता है, प्लुत स्वर, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लुत स्वर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्लुत स्वर जो होता है, जैसे आप बोलते हो ओम, ठीक है, तो यहां भी क्या आता है, ओम लिखते समय कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा ओ, और ये होता है प्लुत स्वर की निशानी, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं ओम, ठीक है, याद रखेगा, ये एग्जांपल होता है। अब जाके हम लोग चैप्टर पे देखते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है ह्रस्व स्वर, कह रहा है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगता है, स्वर नहीं, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, स्वर नहीं, एक मात्रा का समय लगता है। जब एक मात्रा का समय लगे तो याद रखिए ह्रस्व स्वर, जब दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे तो याद रखेगा दीर्घ स्वर, ठीक है, और जब तीन मात्रा का समय लगे तो याद रखेगा प्लुत स्वर उसे कहा जाता है। यहां पर इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़े ना, आगे देखते जाइए। अगला लिख रहा है दोस्तों कि दीर्घ स्वर, दीर्घ को ही द्विमात्रिक कहा जाता है, दीर्घ को ही गुरु कहा जाता है, दीर्घ को ही मिश्रित कहा जाता है, दीर्घ को द्वितीयक कहा जाता है, दीर्घ को बड़ा कहा जाता है, कहीं कुछ भी नाम मिलेगा टेंशन मत लीजिएगा। दीर्घ में वही 7 संख्याएं हैं, वही 7 जो है वर्ड आते हैं स्वर वाले, जिनका निर्माण अन्य के योग से हुआ, जैसे अ और अ को मिलाकर आ बन गया, छोटी ई को मिलाकर बड़ी बन गई, छोटा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बन गया, एकदम ऐसे ही इनकी संख्या 7 होती है, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों। अब इसमें भी देखिए आते हैं, इसमें भी देखिए दीर्घ स्वर लिया जाता है टोटल 7 को, लेकिन इस 7 में भी कुछ मूल दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, कुछ संयुक्त दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। मूल मतलब जो अपने मूल से बने, अ में अ जुड़ने से ही बना, ई में ई जुड़ने से ही बना, ऊ में ऊ जुड़ने से ही बना, इनको कहा गया मूल दीर्घ स्वर है दीर्घ ही, नाम दीर्घ लगा है, देखिए दीर्घ अदीर्घ, लेकिन क्या मूल दीर्घ स्वर, यहां क्या है संयुक्त, मतलब इसमें क्या है, एक मूल और दूसरा मूल, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है। यहां पर देखिए अ और ए मिलकर बन गया तो अ हो गया, यहां पर भी संयुक्त आ जाएगा, यहां पर अ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, यहां भी संयुक्त आ जाएगा, यहां पर अ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं तो यहां भी संयुक्त दीर्घ स्वर हो जाएगा। समझ में आया? तो कहानी वही है जो आपने पढ़ा कहां पर, जो आपने पढ़ा संधि स्वर में। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा आपने, एक तो बांटा मूल स्वर, दूसरा बांटा संधि स्वर। वो संधि स्वर के अंतर्गत जो 7 पढ़ते हैं वही आप यहां पढ़ते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या कोई और तरीका है क्या इसको पढ़ने का, तो याद रखें दोस्तों। अच्छा, प्लुत को मैंने बता दिया, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है, या प्लुत स्वर कहा जाता है, या वैदिक स्वर कहा जाता है। वैदिक नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल वैदिक काल में किया जाता था, जब वैदिक काल में श्लोकों की रचना होती थी या फिर इस तरह के कोई पुराण वगैरह लिखे जाते थे, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है, ठीक है, याद रखेगा। इसका प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने, पुकारने में किया जाता है आमतौर पर, अब देखा जाए तो, ठीक है। अब जो स्वरों के विभाजन का तीसरा प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। पहला देखा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा देखा मात्रा या उच्चारण के स्थान पर आधार पर, और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर, मतलब अपने मुंह का जो ओठ है वो किस तरह की बनावट बनाता है उसके आधार पर यहां पर बताया गया, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां बताया गया 2 प्रकार के होते हैं। कैसा, या तो वृत्तमुखी होगा, वृत्तमुखी मतलब क्या होता है, वृत्त यानी गोलाकार, ठीक है, या तो फिर अवृत्तमुखी होगा यानी गोल नहीं होगा, या तो गोल होगा, या तो गोल होगा, या तो गोल नहीं हो। अब जब गोल नहीं होगा तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो याद रखिएगा। अब उसके कई नाम दिए गए, जैसे याद रखें वृत्तमुखी को ही चाहे वृत्त को गोल कहिए, या फिर ओष्ठ कहिए, या फिर वर्तुलित कहिए। वर्तुलित वाला याद रखेगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी के आगे अ लगाइए, अवर्तुलित या फिर अवृत्तमुखी, ठीक है, तो याद रखिए दूसरा प्रकार है। आइए देखते हैं वृत्तमुखी क्या होता है। याद रखिए ऐसे स्वर जिसको बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल हो जाए। कौन कौन सा, अब देखिए यहां पर कौन कौन सा होता है, जैसे अ बोलेंगे तो अ ऐसे आ, ऐसे मत बोलिए, अ ऐसे अ आ ई उ, हिला कि नहीं, ऊ बोलते ही आपका होठ क्या हो गया, गोल होकर के बाहर आ गया, ठीक है। तो याद रखें ऊ, ठीक है, ओ, यानी ये 4 ऐसे हैं, ऊ,
ओ औ, और जो इंग्लिश वाले से आया था दोस्तों जिसको आगत कहा जाता है, इस आगत को भी रख लीजिएगा। यानी कुल मिला जुला करके 5 ऐसे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, वर्तुलित स्वर कहा जाता है, या फिर ओष्ठ स्वर कहा जाता है, या फिर गोलाकार स्वर कहा जाता है, या फिर वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। आप समझिएगा कि इसके कितने नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट लिख रहा है यहां पर, अगले दे रहा है कि अवर्तुलित स्वर, अवर्तुलित स्वर या फिर अवृत्तमुखी जिसमें गोल ना होता हो, जैसे ई में कहां गोल होगा, ई, ठीक है, ऊ तो हो जाएगा, ए, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। तो याद रखेगा दोस्तों, जैसे आ, जैसे ई, जैसे बड़ी ई, जैसे री, जैसे ए, जैसे ऐ, यह क्या होता है, ये अवर्तुलित में माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर अ को आपने छोड़ क्यों दिया। दोस्तों अ को उदासीन स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। विकल्प में न होने पर अवृत्तमुखी चुनिए, नहीं तो आप अवृत्तमुखी मत चुनिए। अगर विकल्प में दिया हो तब चुन सकते हैं, अन्यथा मत चुनिए। अ को थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया गया है क्योंकि यह हर जो है ज्यादातर के साथ ये प्रयुक्त किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप अलग रखेगा। अगर ऑप्शन में है तो करिए, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, ये आप एक्सेप्शन लेके चलिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो चौथा प्रकार है, ओठ के बाद ओठ के अंदर जाइए, अब आपको मिलेगा जीभ, ओठ के अंदर जीभ। तो जिह्वा के आधार पर दोस्तों स्वरों के प्रकार कितने होते हैं इसको समझिए। लिख रहा है जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक अग्र स्वर यानी जीभ के आगे वाले हिस्से से जो बोला जाता है, एक मध्य स्वर जीभ के मध्य वाले हिस्से से जो बोला जाता है, एक पश्च स्वर जो जीभ के पश्च वाले हिस्से से बोला जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जिह्वा के आधार पर कुल 3 प्रकार से स्वरों का विभाजन किया गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके। अग्र स्वर की बात करें दोस्तों तो लिख रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है, जैसे बोलेंगे ई, याद रखेगा इनकी संख्या 5 है, ई, ए, री। ठीक है, यहां पर जिह्वा का पूरा कार्य होता है, इसलिए दोस्तों इनको रखा जाता है। इनकी संख्या 5 है जो अग्र स्वर में रखे जाते हैं। ठीक है, अग्र स्वर में ई, ए और री। मध्य स्वर में याद रखेगा जो आपने एक्सेप्शन के तौर पर छोड़ दिया था, ठीक है, अ को, वो रखा जाता है मध्य स्वर के अंतर्गत, यानी जहां पर जीभ का मध्य भाग, क्योंकि जीभ का आकार बड़ा छोटा होता है, ऐसे में मध्य और अग्र पश्च में आप कंफ्यूजन में आते हैं। तो याद रखेगा मध्य भाग जब सक्रिय होता है तब आता है, इसका उदाहरण क्या है, अ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा पश्च स्वर, जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा क्या होता है, सक्रिय होता है, उसको लिया जाता है। जैसे आ हो गया, जैसे ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ, औ, और इंग्लिश वाला जो आगत से आया था इसको भी शामिल कर लीजिए, तो इसको भी ले लीजिए। तो ये हो जाता है टोटल आपका कितना, 3, 3, 6। ठीक है, ये 6, अगर इंग्लिश वाला छोड़ेंगे तो 5। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए तो आगे लिख रहा था दोस्तों कि मुखाकृति के आधार पर, ठीक है, यह आपका 5वां प्रकार है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया जाता है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो मुखाकृति के आधार पर दोस्तों यहां पे 4 प्रकार बताए गए। दोस्तों ये पूरे के पूरे स्वर में ना सबसे कठिन प्रकार माना जाता है मुखाकार के आधार पर, ठीक है, या मुखाकृति के आधार पर। दोस्तों जब कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है या किसी बच्चे से आप पूछ के देखो, जो कोई आपका हित मित्र हो, देखो इस पॉइंट में जरूर कंफ्यूज हो जाएगा कि समवृत्त स्वर क्या होता है, अर्ध समवृत्त क्या होता है, विवृत्त क्या होता है, या विवृत्त स्वर क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको एकदम शॉर्टकट आपको बताना चाहा है। यहां पर देखिए इंग्लिश भी नोट कर दिया। ठीक है, कभी भी याद रखिए कि विवृत्त का मतलब क्या होता है, ओपन। क्या होता है, ओपन। विवृत्त का मतलब क्या होता है, ओपन। ठीक है, और समवृत्त का क्या मतलब होता है, क्लोज। विवृत्त का मतलब ओपन और समवृत्त का मतलब क्या होता है, क्लोज। ठीक है, अगर आप इतनी बात याद रखते हैं तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, लिख रहा विवृत्त स्वर यानी कौन सा ओपन है, कौन सा स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति खुली हुई रहती है। कैसा रहता है, खुला हुआ। हमारा मुख जैसा कैसा रहता है, खुला हुआ रहता है, तो इसको ओपन रखा जाता है। इसी तरह एक और होता है अर्ध विवृत्त, यानी आधा खुला हुआ, हाफ ओपन कर सकते हो। अब जब क्लोज पे आते हो तो उसको बोलते हो समवृत्त। इसी तरह होता है अर्ध समवृत्त, तो वहां क्या होता है, थोड़ा आधा बंद। ठीक है, यानी बंद, पूरा बंद और आधा बंद। ये 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आपको परीक्षा में परेशान करते हैं। एक
एक पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। अगर पढ़ते हैं विवृत स्वर मतलब ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुला रहता है। आ, तो याद रखें आ बोलने में मुख खुला रहता है, या फिर जो आप अंग्रेजी वाला जो आगत था उसको भी बोलने में हमारा मुख खुला रहता। तो याद रखिए ये दो ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। वैसे वो वाला तो शामिल नहीं किया जाता, आपकी परीक्षा में अगर ऑप्शन में दिया है तो टिक करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ क्या होता है, इसको कहा जाता है विवृत स्वर। समझ में आ गया ना, जिसमें हमारा मुंह क्या हो, पूरा खुला हो, उसी को विवृत स्वर कहा जाता है। देखिए लिख रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। उदाहरण क्या है, आ। आगे देखिए अर्धविवृत क्या होता है, इसको हाफ ओपन कहते हैं, मतलब आधा खुला हुआ, पूरा नहीं खुला है, आधा खुला है, ठीक है। अब आधा में कैसे होता है, अब जाहिर सी बात है, देखिए जहां जहां पर अ को मिलाने, देखिए आपने क्या कहा, आ ना, याद रखिएगा जहां जहां पर अ आए, ठीक है, उन सभी में पॉसिबिलिटीज है कि अ के साथ अगर कोई और भी आ रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपका मुंह क्या होगा, आधा खुला रहेगा। जैसे यहां पे दोस्तों अगर बात कर दूं अ की, तो अ में भी मुंह खुला रहेगा आधा। ए की बात करें तो ए का निर्माण कैसे होता है, इसमें अ और ए को मिलाया जाता है तब जाकर क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। और अगर अ की बात करें दोस्तों तो अ का निर्माण कैसे होता है, अ के साथ जब कभी ओ को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, ओ बनता है। तो याद रखिए जब अ आया है तो अ तो है ही है अर्धविपरीत स्वर, क्योंकि अ यहां पर भी आया तो यह भी अर्धविपरीत स्वर है, और अ यहां पर आया है तो यह भी अविपरीत स्वर माना जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखें कि अर्धविपरीत स्वर में क्या आता है, अ आता है, ए आता है और औ आता है। समझ में आया, क्यों आता है, आपको मैंने रीजन दे दिया। कैसे, क्योंकि यहां भी अ है, यहां भी अ है और यहां भी अ का प्रयोग हुआ है। इसी तरह दोस्तों जब बात करते हो आप समृद्ध स्वर का, यानी क्लोज की बात करते हो, तो याद रखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, उसे क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है। समृद्ध स्वर आप देख सकते हो दोस्तों, खास करके ऐसे स्वर होते हैं जहां पर अपने मुंह का आकार, मुख का आकार, जी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें अ का प्रयोग नहीं होता, वो क्लोज होता है। जैसे अगर मैं ई की बात करूं तो ई तो मूल स्वर में आता है, बड़ी ई की बात करूं तो बड़ी ई का निर्माण ई को मिला करके होता है, ऊ मूल स्वर में आता है। बड़ा ऊ का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, बड़ा ऊ में ऊ और ऊ को मिला करके होता है, ठीक है, और री होता है। तो याद रखें दोस्तों यहां कहीं भी अ का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यही है दोस्तों क्या, समृद्ध स्वर। क्या है, समृद्ध स्वर इसी को कहा जाता है। समझ में आया। और अर्ध समृद्ध में कौन होता है, तो याद रखेगा ए और ओ। अब देखिए ए और ओ का निर्माण कैसे हुआ, यहां पर अ आता है, अ के साथ जब ई को मिलाया आपने तब बना था क्या, तब बना था ए, और अ के साथ जब क्या मिला दिया था, ऊ को मिलाया था तब बना था ओ, ठीक है। तो इसको लिया जाता दोस्तों अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत, ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत इसको लिया जाता है। दोस्तों ये वाले वही शब्द हैं, अगर इसी को आप बड़ा कर देंगे तो याद रखेगा वो अर्ध विवृत में आ जाएगा। जैसे ए का ए कर देंगे तो अर्ध विवृत में आ जाएगा, ओ का ओ कर देंगे तो अर्ध विवृत में आ जाएगा, और साथ में अ भी क्या होता है, अर्ध विवृत में होता है। आ को गलती से नहीं लेना है, क्योंकि आ बोलने में पूरा मुंह खुला रहता है तो वह क्या होता है, विवृत होता है, न कि अर्ध विवृत होता है, ठीक है। समझ गए आप अच्छे से। मैं इस क्लास को दोस्तों ग्राफ वगैरह नहीं बनाया इसलिए, क्योंकि ग्राफ वगैरह में क्या होता है, आपको बड़ा मसालेदार क्लास नजर आती है, ठीक है। क्लास में मसाला कम, कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, समझाने की पकड़ ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं, ठीक है। कुल मिला जुला के क्लास का मजा तभी आएगा जब आपको एक एक बातें समझ में आ रही हो, और परीक्षा में आए हुए हर एक प्रश्न आप कर ले जाओ, तब जाकर के इसका मजा आपको आने वाला, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह जो छठा प्रकार देता दोस्तों, यह है उच्चारण स्थान के आधार पर। दोस्तों जो उच्चारण किया जाता है उस आधार पर देखा जाए तो इसके चार भेद होते हैं। एक कंठ होता है, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं ये आपको नहीं पढ़ाया जाता, आपको खाली व्यंजन पढ़ाया जाता है। व्यंजन, जब व्यंजन पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कंठ व्यंजन कौन आता है, तो आप पढ़ते हो क वर्ग वाला कंठ व्यंजन में आता है, ठीक है। इसी तरह तालव्य कब पढ़ते हो, जब च वर्ग आता है, ठीक है। इसी तरह मूर्धा कब पढ़ते हो, जब ट वर्ग आता है, ठीक है। और लास्ट में आप ओष्ठ कब पढ़ते हो, जब आपका प वर्ग आता है, ठीक है। यहां पे एक वर्ग नहीं भी दिया हुआ है जो है त वर्ग, ठीक है। त वर्ग की बातें तब आती हैं जब दंत्य, जब क्या बोला जाता है, याद
रखेगा जब दंत व्यंजन की बात होती है, ठीक है, दंत व्यंजन, ठीक है, तो याद रखेगा जहां दांतों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं, तो त थ द ध न ये होता है। यहां पे दंत वाला छोड़ करके बाकी 4 टाइप हैं, ये स्वर आपको जल्दी नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्वर कंठ वाले होते हैं, कौन ताल से होते हैं, कौन मूर्धा से होते हैं, कौन ओष्ठ से होते हैं। दोस्तों आप इन्हीं को जानोगे तब जाकर परीक्षा में आप पढ़ते हो कि कई ऐसा आता है जो कंठ तालव्य होता है, कई ऐसा होता है जो कंठ ओष्ठ होता है, तो ये कैसे समझ पाओगे, ये तब समझोगे जब आप इस चीज को समझोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कंठ स्वर, यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण स्थान क्या हो, हमारे कंठ में होता है, उसे कंठ स्वर कहा जाता है। व्यंजन में आएंगे तो क ख ग घ अंगा, इनको कंठ में माना जाता है, लेकिन स्वरों में आएंगे तो अ और आ को कंठ ध्वनि मानी जाती है, ठीक है, किसको, अ और आ को। व्यंजन में आएंगे दोस्तों तो याद रखेगा क ख ग घ, ठीक है, ग घ अंगा, ये सब क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा ये आता है कंठ स्वर में। उसी तरह अगर तालव्य की बात आए तो याद रखें जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है वो तालव्य कहे जाते हैं। तो याद रखेगा ई ई ए ये क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। ऊ मत करिएगा क्योंकि ऊ और ऊ मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, इनमें आपका ओट की आकृति बनती है गोल, इसलिए इनको कहां रखा जाता है, ओष्ठ वाले में रखेंगे। देखिए नीचे रखा गया, ठीक है, उ ओ औ, इनको क्या नीचे रखा गया। इसी तरह ओठ की आकृति अगर व्यंजन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा प फ ब भ म में होता है, क्योंकि ऐसे होते हैं जिनमें हमारे ओठों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मूर्धन में दोस्तों यहाँ पे ट री होता है, और अगर हम व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे होता है ट ठ ड ढ और अड़, ठीक है, ये होता है। दोस्तों तालव्य में दोस्तों यहाँ पे आ जाता है च छ ज झ और इ, ठीक है, तो याद रखेगा ये भी। और यहां पे आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ठीक है, इतनी बातें याद रखिए। देखिए एक बार में मैंने चारों यहां पे लिख दिया है कि एकदम कंपेयर करके आप चीजों को समझ लें और याद कर लें, ठीक है। अब देखिए आगे आपको फंसाने के लिए बहुत सारे पूछेगा, जैसे अब अगर आपसे पूछ दिया दोस्तों ए ऐ तो दे दिया, ठीक है, ये तालव्य में होता है। स्पेशली दोस्तों कई बार क्या होता है यहां से कुछ चीजों को अलग भी रखा जाता है, ठीक है। कई बार मान लीजिए ऑप्शन में जो ऐ दिया है, ठीक है, ऐ दिया है या जो ए दिया है, कई बार इसको तालव्य ऑप्शन ना देकर के आपको और अंदर जाके पूछता कि बताओ अब कहां से आते हैं। एक्चुअली अगर इन दोनों की बात करें तो आपको पता है दोस्तों ए का निर्माण कैसे होता है, तो आप पढ़ते हो अ और ई को मिलाकर के ए बनता है, ठीक है, ये पढ़ते हो ना, अ और ई को मिला के क्या बनता है, ए बनता है। दोस्तों अ को क्या बोलते हैं, अब अगर इसी को विच्छेद करके आप आगे जाइए तो आपको पता चलेगा अ को बोलते हैं कंठ, क्या बनते हैं, इसको कंठ बोलते हैं, कंठ ध्वनि है। और ई कैसी ध्वनि है दोस्तों, तो ई है ताल से आई हुई, तो ये तालव्य है, ठीक है, ये तालव्य है, ठीक है। तो याद रखिए यानी क्या हम ए को कंठ तालव्य नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कंठ तालव्य बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, क्या इसको कंठ तालव्य नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है। देखिए आप मेथड पकड़िए, अगर आपको मेथड सीख लेंगे तो आगे कभी भी हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने गहराई में जाकर के कोई बताने वाला नहीं है कि क्यों इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। आइए एक प्रयोग और किया जाता है, बढ़िया प्रयोग लिख रहा है। अगर मैं यहीं पे कह दूं ऐ की बात कर दूं तो आपको पता है ऐ का निर्माण कैसे होता है, जब अ के साथ ए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, ए, ठीक है। अब देखिए अ क्या होता है दोस्तों, ये होती कंठ ध्वनि, ये होती कंठ ध्वनि। और ए को चाहे आप कंठ तालव्य कह लो या ए आपका तालव्य के अंतर्गत भी आता है, तो इसको भी आप तालव्य मान सकते हो, ठीक है, याद रखेगा। अब ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कंठ तालव्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य, अब इसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चीजें बनाई जाती हैं। इसी तरह आइए एक प्रयोग और करिए, यहीं पे एक प्रयोग और करिए। मान लीजिए हमने एक अलग शब्द ले लिया, मान लीजिए हमने शब्द ले लिया ओ, आपको पता है ओ का निर्माण कैसे होता है, तो आप पढ़ते हो अ और उ को मिलाकर ओ बनता है। दोस्तों अ को क्या कहा जाता है, इसको कंठ ध्वनि कहा जाता है, उ को ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। एक बात बताइए, अगर दोनों को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, तब निर्माण होगा कंठोष्ठ का। किसका निर्माण होगा, कंठ ओष्ठ का, ठीक है। तो दोस्तों ये आता है उत्तर आपका, और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कंठोष्ठ हो गया। आप समझिए, इतना ज्यादा मैं अंदर जाके गहराई में जाके आपको बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे, कोई समस्या नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, नोट करा, इनके अतिरिक्त स्वरों के कुछ संयुक्त उच्चारण का स्थान भी होता है, ठीक है, जैसे कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। बता तो दिया कि कैसे, ये आपको करके तो दिखा दिया कि देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
करा नासिका या फिर प्रकृति या फिर स्वभाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। याद रखिए एक और वर्गीकरण 7वां प्रकार है वर्गीकरण का। दोस्तों हम लोग सोचो स्वरों को जाकर के इतने अंदर जाकर के पढ़ रहे हैं, स्वरों के वर्गीकरण के कुल 8 प्रकार का वर्णन यहां पर मैंने किया है, यह 7वां प्रकार है। लिख रहा है दोस्तों अनुनासिक। ठीक है, अब देखिए कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, अनुनासिक सानुनासिक दोनों एक ही बात होती है। अनुनासिक कहिए या सानुनासिक कहिए या चंद्रबिंदु कहिए। इसी का दूसरा पार्ट लेंगे तो वहां पर होता है अननुनासिक। ठीक है, अन शब्द लग जाता है यानी अपोजिट। ठीक है, तो अनुनासिक और उसके बाद सानुनासिक का क्या हो जाता है, निर्नुनासिक। ठीक है, ये लिया जाता है। तो याद रखिए ये एक दूसरा प्रकार होता है। कैसे, सुनिए। याद रखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से समान रूप से निकलती है, किससे, मुख और नाक दोनों से समान रूप से निकलती है, उसी को कहा जाता है अनुनासिक या सानुनासिक। खास करके जब कभी चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखिए यहां पर हवा दोनों से निकलती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, आप लिखते हो आंख, ठीक है, और आप जल्दीबाजी में आंख ऐसे लिख देते हो, आंख ऐसे लिखा ही नहीं जाता। अगर आपने ऐसे आंख लिख दिया मतलब क्या कर दिया, ये खाली ये जो ये वाला आंख होता है ना, जैसे अंक, देखिए अंक, अंक में खाली नाक से हवा निकलती है। आंख 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 बोलिए, तो आंख में नाक के साथ साथ मुंह से भी हवा निकलती है। जब कभी ऐसा हो कि मुंह से भी हवा निकले तब हमेशा याद रखेगा बिंदी ऐसे लगाइएगा, गलती मत करेगा। ये आंख होता है, इसी तरह से आंत होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों गांव होता है, गांव। ठीक है, इसी तरह से ऊंचा होता है, ऊंचा। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में क्या होता है दोस्तों, ये अलग हो जाते हैं। याद रखिए निर्नुनासिक में अन्य जो आते हैं वो सब निर्नुनासिक में लिए जाते हैं, चाहे अ आ ई कुछ भी रहेगा वो ये सब निर्नुनासिक में आते हैं। जो सामान्य वाले होते हैं वो आते हैं, जो चंद्र बिंदु जिस पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अध्ययन कर लेते हैं अंग और अह के बारे में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अंग और अह ये अयोगवाह कहे जाते हैं, यानी ये ना तो स्वर के साथ आते हैं ना तो व्यंजन के साथ आते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया। उसमें भी दोस्तों इनका अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, अगर अंग की बात करेंगे तो इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अगर अ की बातें करेंगे तो इनको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट भी आप याद रखिए। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इनको अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा अयोगवाह में कि क्योंकि इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है, इसीलिए यहां पर न इनको स्वर के साथ रखा जाता है न व्यंजन के साथ रखा जाता है। ये दोनों परिवार से निष्कासित हो चुके हैं। अब 8वां देखिए, 8वां होता है आगत स्वर, विदेशी स्वर या फिर अंग्रेजी वाले या फिर ग्रहित स्वर। ग्रहित में क्या होता है, जिसको हमने ग्रहण कर लिया, ले लिया, शामिल कर लिया, उसको ग्रहित स्वर कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अ, ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों ये अंग्रेजी का शब्द है लेकिन यहां पर आ गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कॉलेज जो होता है, इस कॉलेज को क्या लिखा जाता है, इस तरह से ना लिख करके। जो बच्चे कॉलेज को ऐसे लिखते हैं ये गलत होता है। कॉलेज कैसे लिखा जाता है दोस्तों, कॉलेज हमेशा ऐसे लिखना चाहिए। मैंने आज बता दिया, अब मुझे लगता है ये बात आपको पूरा जीवन याद रहेगा। आगे देखिए, लिख रहा है ना आ, यानी वृत्ताकार स्वर, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी, टॉफी। ठीक है, देखिए कॉफी की स्पेलिंग क्या होती है, CO करते हो ना, तो याद रखे दोस्तों CO, तो कॉफी में भी करिए ऐसे। टॉफी में भी दोस्तों क्या हो जाता है, याद रखेगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। इसी तरह एक चीज और याद रखेगा, अंतिम बिंदु याद रखिए। आप आगे पढ़ोगे अल प्राण और जो है महाप्राण के बारे में। ठीक है, याद रखेगा स्वरों की बात अगर जब जब आएगी तो घोष, अघोष और अल्प प्राण महाप्राण में जो स्वर होते हैं ये अल्प प्राण कहे जाते हैं, अल्प प्राण कहे जाते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहे जाते हैं। कोई भी हो, सभी मतलब वो 11 के 11 स्वर, कितने, 11 के 11 स्वर क्या कहे जाते हैं, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। साथ ही साथ यह क्या कहे जाते हैं, सभी स्वर घोष भी होते हैं। घोष, घोष करिए या अघोष मत करिए दोस्तों, यहां सघोष करिए। ठीक है, घोष को सघोष लिखिए। ठीक है, अघोष तो अलग हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, घोष और सघोष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घोष को ही दूसरे नाम में क्या बुलाया जाता है, सघोष बुलाया जाता है। ठीक है, ये बुलाया जाता है। ठीक है, अघोष इसके एकदम डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। ठीक है, अघोष क्या होता है, ये अलग होता है। तो ये मत करिए, यहां पर देखिए मिस प्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़िए तो कुछ ऐसा पढ़िए ना कि कहीं पर गलत भी लिखा रहे तो आपको सही जानकारी हो जाए। इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल की क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब है आप हिंदी को बहुत विस्तार से पढ़ने के इच्छुक हैं और बहुत विस्तार से चर्चा परिचर्चा यहां पर हम लोग किया जाएगा। एक एक चैप्टर पर बहुत विस्तार से बातचीत होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।